हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर हमने लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन कवर किया था। आई होप आप सबने लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बेसिस पे अच्छे क्वेश्चंस जो कि हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, AIPMT लाइक नीट एग्जामिनेशन या किसी जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। और उन वो बच्चे बहुत इजीली ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ मोशन का देखा होगा, तो उनके लिए बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप जरूर जाके देखें। ठीक है, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u when bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally. The velocity of bullet u by 3। मतलब एक बुलेट है, ठीक है, वो बुलेट क्या कर रहे हैं, गन से हम फायर कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, अब ये पेनिट्रेट करेगी तो ऑफ कोर्स इसके ब्लॉक के अंदर रेजिस्टेंस होगा जो कि इस बुलेट की स्पीड को कम करेगा। तो बुलेट की स्पीड जो है आफ्टर ट्रेवलिंग 24 सेंटीमीटर, ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड जो होती है वो u by 3 टाइम्स हो जाती है। इज इट क्लियर? तो मतलब 24 सेंटीमीटर अंदर ट्रेवल करने के बाद इसकी स्पीड इनिशियली अगर u है तो बाद में u by 3 हो जाती है, u by 3 स्पीड हो जाती है। तो अब यहां पे लिख लें u by 3 स्पीड इसकी हो जाती है आफ्टर पेनिट्रेटिंग। उसके बाद क्या लिखा है, then further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block। मतलब वो जाके जो बुलेट हमारी उस ब्लॉक के दूसरे एंड पे जाके उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। तो यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो अब इस क्वेश्चन को आगे क्या बोला गया, टोटल लेंथ ब्लॉक की बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये आपको बतानी है। लेंथ L मान लेते हैं, L लेंथ है, इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो पहले देखो करना क्या है, यहाँ पे बहुत इजी है। हमारा जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा इसमें वो कांस्टेंट होगा पूरे वुडन ब्लॉक के अंदर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी u by 3 हो जाएगी, और जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा जो उसकी स्पीड को कम कर रहा है वो हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे बाय इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो पढ़ी हैं आपने, उसकी थर्ड इक्वेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, u by 3। तो u by 3 हमारी फाइनल वेलोसिटी है, तो u by 3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u स्क्वायर है, माइनस 2a, s कितना है, दैट इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दैट इज s। 24 by 100 कर दो क्योंकि सेंटीमीटर में है, वी कन्वर्ट इनटू मीटर। इज इट क्लियर? अब उसके बाद अब यहां से आप क्या फाइंड करोगे, u आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ a। u क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ a, मींस u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस 2a 24 by 100। क्लियर? तो यहां से आपका आ जाएगा u स्क्वायर a के टर्म्स में। फिर क्या करना है, फिर अगेन आपको कैसे प्रोसीड करना है, फिर आप यहां से लेके यहां तक, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी 0 तक आप प्रोसीड करना सेम थर्ड इक्वेशन से। कैसे देखो, अब आपको यहां पे क्या करना है, लिखना है फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस 2 a, s इज हियर l, s क्या है, l है। ठीक है, तो u स्क्वायर बराबर 2al हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स al। यहां से u स्क्वायर और a का रिलेशन आएगा, ये जस्ट आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, उसके बाद आपकी l की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो आएगी आपके आंसर, आप सॉल्व करके देखना 27 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा 27 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? देखो ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूंगा, कैलकुलेशन आप अपने आप करते चलना। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, हमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, क्या है, 3 ब्लॉक्स विथ मासेस m 2m 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग से 3 ब्लॉक हमारे कनेक्टेड है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। एज शोन द फिगर, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F, इसको F फोर्स से ऊपर खींचा जा रहा है। उस फोर्स के बारे में हमें नहीं पता है, पर लेकिन उसको मान लिया F फोर्स है। इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक M के ऊपर लग रहा है। द मासेस मूव अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ये तीनों ब्लॉक्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है, मींस इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, इसका मतलब नेट फोर्स सब में 0 लगेगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से सिस्टम चल रहा है। तो नेट फोर्स 0 आएगा, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है 0। ओरल क्वेश्चन हो गया ये, ओरली, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। और हमें पूछा गया है 2m पे कितना नेट फोर्स होगा, तो ऑफ कोर्स इट विल बी 0, क्योंकि वो भी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया हुआ है, ये ग्राउंड से स्ट्राइक करती है। एक बॉल है, ठीक है, इसको हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, वो हमें हाइट दे रखी है, दैट इज 10 मीटर। हम मान लेते हैं h बराबर 10 मीटर। स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो उसकी कुछ स्पीड आएगी, v स्पीड आएगी, एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट, वापस ये सेम रिबाउंड कर जा रही है, फिर से उतनी हाइट पे आ जा रही है। इसका मतलब जब वो रिटर्न किया होगा उस बॉल ने, तो उसकी स्पीड वापस टकराने के बाद सेम वही स्पीड रही होगी जो इनिशियल स्पीड रही होगी टकराने से पहले। टकराने से पहले जो स्पीड रही होगी बॉल की, वही टकराने के बाद भी स्पीड वही रहेगी v, ठीक है। अब आपसे क्या पूछे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। इंपल्स मतलब क्या होता है, हमने बताया हुआ, इंपल्स मींस चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछ रहा है। अब इंपल्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उन्होंने मैग्नीट्यूड बोला है, तो चेंज इन मोमेंटम यहां पे कितना होगा, दैट विल बी, चेंज इन मोमेंटम विल बी m v फाइनल माइनस m v इनिशियल, ठीक है। तो v फाइनल, लेट हमने अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ली है, नीचे डायरेक्शन नीचे नेगेटिव ले ली, तो m v माइनस अगेन m v, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स m v, 2 m v हो जाएगा, 2 टाइम्स m इंटू v। तो मास हमें 0.5 kg दे रखा है, तो यहां पे लिख लो 2, मास इज 0.15, और वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। कितनी होगी, √2gh, क्योंकि वो 2gh से √2gh से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि h हाइट से गिर रहा है, तो h से नीचे जब आएगा तो इसकी v जो हो गई वो √2gh हो जाएगी। इक्वेशन थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, तो v आ जाएगी √2gh। तो यहां पे आप लिख सकते हो v की जगह √2gh, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए, दैट विल बी अराउंड 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 2 इंटू 0.15 इंटू √2gh, g टेक 10 एंड h आपको लेना है, दैट इज गिवन 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नीट 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कितना इजी है, देखो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखो अगर आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है, प्लीज इसको ध्यान से करें, कैलकुलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा फास्ट भी करना होता है, तो कोशिश करें कि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हो उसको ध्यान से कीजिए, ठीक है, सो दैट गलत ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। साउथवर्ड जा रहा था, फिर एकदम उसने ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ मुड़ गया, ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। अपोनेंट को अवॉइड करने के लिए सेम स्पीड से वो टर्न कर गया। सो द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग, तो कितना फोर्स जब टर्न करेगा तो कितना फोर्स उस प्लेयर ने लगाया होगा, प्लेयर के ऊपर लगा होगा। देखो ये आपका नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये इस टाइप के साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, हमेशा वेक्टर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी।
तो आपको सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनानी है। तो ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि हमारा जो साउथवर्ड की तरफ जा रहा है, तो साउथवर्ड की तरफ जा रहा है। लेट ये मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद उसने बोला सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, वो ईस्टवर्ड की तरफ चला गया, ईस्टवर्ड की तरफ चला गया। लेट दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। आपसे पूछा द फोर्स एक्ट्स ऑन द प्लेयर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। देखो हमेशा ये रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से लगा सकते हो। मींस आपको देखना है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मास चेंज नहीं हुआ होगा, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे मास चेंज हुआ नहीं होगा, चेंज क्या हुआ होगा, वेलोसिटी। तो यहां पे हमें चेंज इन वेलोसिटी देखनी है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। तो हमें बोला है कि विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से वो टर्न करता है। तो जो ए वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही मैग्नीट्यूड होगा जो बी वेक्टर का होगा। तो मान लेते हैं ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेट दिस इज वी, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये भी हमारा वी है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कुछ भी आप कर सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको लगाना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर को इसी डायरेक्शन में आप रखें। ठीक है, और बी वेक्टर को जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करें। ये हो गया बी वेक्टर, तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तभी तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, कुछ भी आप कर सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा सकता है। या फिर अगर हम कहें तो हमारा वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा यहाँ पे सॉरी हमने गलत बोल दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ए वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जैसे दिस। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, और यही हमारी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। इज इट क्लियर, ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में बी वेक्टर का कितना चेंज है ये आएगा हमारा। तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, तो हम यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आंसर आएगा इसका। किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारा जो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर, तो यहां पे मैंने फिर से एक बार यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी लिखा जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी बी वेक्टर है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी ए वेक्टर है। मतलब पहले वो साउथवर्ड जा रहा था, फिर वो टर्न करके किस तरफ जा गया, ईस्टवर्ड चला गया। तो उसकी वेलोसिटी पहले साउथ की तरफ में, साउथ डायरेक्शन थी, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन चला गया। तो बी वेक्टर दैट इज ईस्टवर्ड डायरेक्शन, और ए डायरेक्शन जो है वो हमारी दैट इज साउथवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे। इज इट क्लियर, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, और फिर यहां पे आपको इसका आंसर आएगा इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये आएगा आंसर। इज इट क्लियर, दैट इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज अब एक बार कमेंट में जरूर डालिएगा, तो मैं हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन द फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. Surface smooth है हमारी. The force exerted by block A on block B मीन्स यहां पे आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है कि A जो है वो B पे कितना फोर्स लगा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, A ब्लॉक जो है इस पे हमने F फोर्स लगाया तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया होगा, ये हमने F फोर्स लगाया। सिमिलरली B पे जो एक ऐसा एक्शन फोर्स लगा होगा नॉर्मल, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया कि इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप ए एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल फोर्स बाय टोटल मास।
तो टोटल मास 2 kg प्लस 3 kg इट्स 5 kg और टोटल फोर्स इज गिवन 10 न्यूटन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा बी ब्लॉक को मूव कौन करवा रहा है, बी ब्लॉक को मूव करवा रहा है ये नॉर्मल फोर्स। तो हम यहां लिख सकते हैं नॉर्मल बराबर मास दैट इज 3 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 2, इट विल बी 6 न्यूटन। 6 न्यूटन विल बी द आंसर। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पैटर्न का क्वेश्चन एक और बार पूछा गया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेडिकल के, प्लीज ध्यान से देखना। उसमें 3 ब्लॉक लगे थे, 3 ब्लॉक थे, 1 kg 2 kg 3 kg लाइक दैट, ठीक है। वहां पे भी आंसर 6 न्यूटन आ रहा था। अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है तो देखना उसमें भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर रखें, पीवाईक्यू जरूर लगाएं, ध्यान से लगाएं, एक एक क्वेश्चन को समझ के लगाएं, तो आपका बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। मतलब अपर हाफ जो है वो स्मूथ है, मतलब अपर हाफ लेट ये हमारा है, इसको मान लेते हैं एस डिस्टेंस है, ठीक है। ये रिमेनिंग डिस्टेंस भी एस है। तो अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज इंक्लाइनेशन थीटा दे रखा है, इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा गया है रेस्ट से एट द टॉप ऑफ द प्लेन, विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। बॉटम पे आते आते उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, मतलब वो रेस्ट पे आ जाएगा फिर से। If the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by, means आपसे जो रिमेनिंग जो ये है रफ वाला जो है, उस रफ पे कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा ये पूछा गया है। देखो इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं। एक तो हमारा आगे हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम एक होती है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक बेसिक जो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है उससे भी लगा सकते हो। देखो कैसे, यहां पे सबसे पहले आप देखो, यहां पे नीचे जो है वो हमारा mg साइन थीटा जो फोर्स है वो नीचे इसको लेके आने की कोशिश करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहां तक आते आते उसकी स्पीड कुछ हो जाएगी, लेट दिस स्पीड इज v स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इज s, 2g साइन थीटा इंटू s। अब यही v स्क्वायर जब यहां तक फाइनल आएगा फिर से ये 0 हो जाएगी, फाइनल स्पीड फिर से हमारी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो 0, फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो 0। तो ये वेलोसिटी पूरी हमारी फाइनल जाके 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, जहां पे फ्रिक्शन है वहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। यहाँ पे जी साइन थीटा क्या लग रहा है नीचे, पर लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है ऊपर लग रहा है, और जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जी साइन थीटा कहां लग रहा है नीचे, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन का जो है वो ऊपर लग रहा है, रिटार्डेशन दैट इज म्यू जी कॉस थीटा। म्यू जी कॉस थीटा लग रहा है ऊपर, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा हम लिखेंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 2 म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को बराबर कर देना, इंटू एस भी कर दो, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर देना, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, म्यू की, ठीक है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, बराबर करना है, इक्वेट करके मतलब बराबर करना है। तो आपकी यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी आपकी म्यू बराबर 2 tan थीटा, म्यू बराबर 2 tan थीटा। करके देखना, ठीक है, करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज, इन 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, जबकि ये पूरा इंक्लाइंड सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आते हैं हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितना है, देखो 60 न्यूटन ये है ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में 18 न्यूटन है, और नीचे एक और लग रहा है दैट इज जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा, ये भी लग रहा है। तो पहले देखो ध्यान से, 60 तीनों के लिए एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। तो पहले देखो हम कितना लिखेंगे, 60 न्यूटन लग रहा है, लेट अपर ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। 60 पॉजिटिव हो गई, माइनस 18 नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस 18
माइनस mg साइन थीटा, मास कितना है 3 + 2 + 1 6, 3 + 2 + 1 6, और g कितना है 10 60, और साइन थीटा क्या होती है 1/2। ठीक है, ये हो गया टोटल फोर्स। टोटल मास कितना हो गया 3 + 2 + 1 दैट इज 6। इसको सॉल्व करें तो आपका आएगा 60 - 18 माइनस ये 30 मीन्स इट विल बी 12। इतना आएगा 12/6 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि वो ऊपर की तरफ होगा। कहां होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि 60 न्यूटन फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू जो नीचे लग रहा है फोर्स, जिसकी वजह से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप देखो ध्यान से कि 1 kg को ऊपर लेके कौन जा रहा है? 1 kg को ऊपर लेके कौन जा रहा है? यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है वो इसको लेके जा रहा है, और हमें यही नॉर्मल फोर्स निकालना है। और नीचे क्या क्या लग रहा है? नीचे हमारा mg साइन थीटा लग रहा है और 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 18 लग रहा है, साथ में नीचे mg साइन थीटा लग रहा है। m इज 1, तो 1 × g × साइन थीटा, ये लग रहा है नीचे की तरफ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं यहां पे कि यहां पे नेट फोर्स जो होगा दैट इज n1 - 18 माइनस g साइन थीटा। g इज 10, साइन थीटा इज 1/2। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू, मास इज गिवन 1, एक्सेलरेशन इज 2। तो यहां पे आ जाएगा n1 की वैल्यू, कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमारा आ जाएगा 5, 18 - 5 इट विल बी 23, इट इज 2, n1 विल बी 25 न्यूटन। 25 न्यूटन विल बी द आंसर। कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg के बीच में कितना लगेगा? दैट इज 25 न्यूटन फोर्स लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है, ये आपका नीट 2022 में पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, फिर देखना कि किन दो ब्लॉक के बीच में हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है। क्योंकि देखो सारे सब एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, ठीक है, सारे एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है। कॉमन एक्सेलरेशन मतलब होता है टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये जो रिलेशन बता रहा हूं ना कॉमन एक्सेलरेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना क्वेश्चंस आपके बहुत सारे इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर? टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो टोटल फोर्स यहां पे कितना लग रहा है? 60 नीचे लग रहा है, 18 ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और साथ में ऊपर से नीचे कौन सा लग रहा है? टोटल mg साइन थीटा। तो यहां पे हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब इसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो बस यहां पे n1 जो है वो 1 kg को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, 18 जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और उसका जो mg साइन थीटा है वो भी नीचे लग रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये हमने इक्वेशन लिखी है, n1 - 18 - mg साइन थीटा बराबर ma। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Calculate the maximum acceleration of a moving car so the body lying on the floor of the car remains stationary। हमारे पास क्या है? एक कार है, वो मूव कर रही है। तो पूछा गया कितने एक्सेलरेशन से वो कार मूव करे सो दैट उस कार के अंदर एक बॉडी रखी गई है, वो स्टेशनरी रहे, रुकी रहे वो बॉडी। The coefficient of static friction between the body and the floor is given, that is 0.15। तो आपको बताना है, 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको क्या बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ट्रॉली है, मान लो ये ट्रॉली है हमारी, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, इसके ऊपर रखा है बक्सा, एक उसके अंदर बक्सा रखा हुआ है, और ये बक्सा हमारा इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहे, मींस रुका रहे, ठीक है। तो ये आगे जाएगा तो ऑफ कोर्स इसके पीछे एक सूडो फोर्स लगेगा। अगर हम इस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सूडो फोर्स कितना लगेगा? m × a। और इस सूडो फोर्स की वजह से एक पीछे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू m × a। मीन फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू × m × g। स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू ma, mm गेट कैंसिल, सो वी कैन से a शुड बी इक्वल टू म्यू × g। तो हमसे a ही पूछा गया है। क्या पूछा गया? a। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 15/100 इंटू जी आप 10 कर दो, तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? मीन्स म्यू mg शुड बी इक्वल टू ma।
इज इट क्लियर? सूडो फोर्स पीछे की तरफ, फ्रिक्शन आगे की तरफ, ये दोनों बैलेंस करेंगे जिसकी वजह से वो ब्लॉक रुका रहेगा अपनी जगह पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली विच इज फ्रिक्शनलेस। ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। आपको एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था सिस्टम का कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। ये एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का। तो टोटल फोर्स देखो कितना है, 6 इंटू जी नीचे लग रहा है, यहां पे भी 4 इंटू जी नीचे लग रहा है। पर लेकिन 6G जो हैवी है वो नीचे लेके जाएगा, और 4G क्या है, 4G भी नीचे लग रहा है, लेकिन नो डाउट ये जाएगा कहां पे, ऊपर। तो इसमें नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 6G माइनस 4G। क्योंकि इस दोनों बक्से को सीधा करोगे ना तो आपको लगेगा 6G इधर जा रहा है, 4G इसके पीछे पीछे आ रहा है। इस बक्से को दोनों को पकड़ोगे, 6 kg और 4 kg को, उसको सीधा कर दो। ठीक है, सीधा करोगे, ऐसे सीधा कर दो, 6 kg इधर आ जाएगा, 4 kg इधर आ जाएगा। ये पुली है हमारी, ये जो है ये पुली है। तो 6 kg ये 4 kg, 6 kg इधर ले जाए, 6 kg इधर लगेगा, 4 kg इधर लगेगा, जिसके से हम कह रहे हैं 6G माइनस 4G दैट इज टोटल फोर्स बाय टोटल मास विल बी 6 + 4 10। तो कितना आ जाएगा, इट विल बी G/5। G/5 मीन्स फोर्थ ऑप्शन है ना। और टोटल फोर्स बाय टोटल मास, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये याद रखना, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface, coefficient of friction mu दे रखा है, और horizontal force is applied on the body but it does not move. The resultant of normal reaction and the friction force acting on the object is given by R. ये रिलेशन डायरेक्ट मैंने लिखवा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि हमसे पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो हमसे पूछा गया फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच के जो रिजल्टेंट है वो R है, उसकी क्या वैल्यू होगी। सिंपल सा रिलेशन है, ये है रिलेशन, पहला ऑप्शन याद रखना। ये क्योंकि R जो होता है मैंने आपको बता रखा है n, और ये जो हमने लिखा है दैट इज n√1 + μ², ये रिलेशन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, a truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration a. The pendulum will tilt. सिंपल सी बात है, एक हमारे पास ट्रक मान लो या ट्रॉली मान लो, जो भी मानना है मान लो, ये हमारा a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। इसमें पेंडुलम है जो कि सूडो फोर्स की वजह से इधर पीछे की तरफ भागेगा। मीन्स ये राइटवर्ड जा रहा है, दिस इज राइट डायरेक्शन, तो ये लेफ्टवर्ड की तरफ भागेगा। तो लेफ्ट वाला हमारे पास देखो सब लिखा है, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, सब में टू द लेफ्ट लिखा हुआ है। अब ये एंगल हमारा है थीटा, ठीक है, ये थीटा है। तो ये थीटा हमारा कैसे हमें पूछा गया है कितना एंगल होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, mg लग रहा होगा इसका नीचे, सूडो फोर्स लग रहा होगा इस पे ma दैट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस स्ट्रिंग की वजह से। ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों को बैलेंस करोगे तो आपका एक सिंपल सा रिलेशन आएगा, a = g tan थीटा। मैंने बता रखा है a = g tan थीटा एक रिलेशन आएगा। यहां से आप tan थीटा क्या आएगा, a/g, tan थीटा क्या आएगा, a/g। तो tan इनवर्स a/g आपका रिलेशन एक थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये वाला, a = g tan थीटा रिलेशन आएगा ये, ठीक है, क्योंकि t का एक कंपोनेंट जो है वो mg को बैलेंस करेगा, एक t का कंपोनेंट ma को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से एक रिलेशन आएगा a = g tan। ये रट लो, दिमाग में डाल लो, a = g tan थीटा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन, द कॉइन रीचेस द फ्लोर ऑफ लिफ्ट इन टाइम t1 इफ एलिवेटर इज स्टेशनरी एंड इन टाइम t2 इफ इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉइन को ड्रॉप करते हो तो उसका लिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। लिफ्ट में जो आदमी खड़ा है, चाहे वो लिफ्ट स्टेशनरी रहे चाहे वो मूव करे, आपने कॉइन को ड्रॉप कर दिया है। अब उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, जी। उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम स्टेशनरी लिफ्ट हो, चाहे वो मूविंग हो, ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला आ गया जी, क्योंकि आप सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हो उसको, एच।
ठीक है, तो यहां पे आप याद रखना, क्योंकि आपका जो फ्रेम है, जिस फ्रेम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो फ्रेम सेम है। जब आपने ड्रॉप किया था, जब स्टेशनरी लिफ्ट थी तब, जब ये मूव करने लगी तब, दोनों केस में हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। इज इट क्लियर? तो याद रखना T1 बराबर T2, ये भी आपका किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं जो कि वेक्टर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ध्यान से देखा जाए तो एक डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक है, एक डायरेक्शन हमारी ये है और एक डायरेक्शन ये है। तो ये क्लोज ट्रायंगल, क्लोज लूप बन रहा है ट्रायंगल का। तो जब क्लोज लूप बन रहा है इसका मतलब वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे, मींस नेट फोर्स उसमें 0 लग रहा है। और जब नेट फोर्स 0 लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है। तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, जो हम कह सकते हैं वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज जो फोर्स लग रहा है वो तीनों फोर्स क्या है, तीनों फोर्स क्या है, उसको 0 लग रहा है। मतलब तीनों फोर्स को ऐड करेंगे तो इट विल बी 0। ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge. ये as it is क्वेश्चन मैंने करवा रखा है इस कंसेप्ट का। सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इस बक्से पे एक लगेगा mg नीचे, ठीक है, और सूडो फोर लगेगा पीछे ma। अब आपको क्या करना है, mg साइन थीटा इधर और ma cos थीटा ऊपर, ठीक है। ma cos थीटा बैलेंस mg साइन थीटा, दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से वो रिलेशन आएगा a बराबर g tan थीटा, a बराबर g tan थीटा, a बराबर g tan थीटा मींस फोर्थ ऑप्शन, ma cos थीटा बैलेंस mg साइन थीटा, a बराबर g tan थीटा। क्लियर? क्लियर यहां तक? ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं, बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकेंड तक हमें कितना मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब इंपल्स पूछा रहा है। इससे पहले हमने इंपल्स वाला क्वेश्चन किया था, मतलब चेंज इन मोमेंटम। मैंने आपसे जब लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था, मैंने ये बताया था लॉज ऑफ मोशन वाले लेक्चर में, ध्यान से पढ़िएगा। वहां पे एफ और टी के बीच में ग्राफ पूछा जाता है तो आपको सिर्फ चेंज इन मोमेंटम आपको दिमाग में रहना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम मतलब यहां पे इंपल्स पूछ रहा है, इंपल्स मतलब यहां पे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। सिंपल, क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। तो आप ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें और इसका एरिया निकालें और तीनों को ऐड कर दें। तो पहला आपको देखो कितना आएगा, हाफ, बेस इज गिवन 2, हाइट इज गिवन 6। तो ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। प्लस नीचे इसका एरिया कितना आएगा, 2 इंटू -3, यह आ गया रेक्टेंगल का नीचे जो है, प्लस फिर रेक्टेंगल है दैट इज 4 और 8 के बीच में कितना, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो ये आप 6 और 3 -3 इंटू 2 ये भी 6, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 विल बी द आंसर, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। एरिया अंडर द कर्व, ये आपने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, एरिया अंडर द कर्व बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए। फोर्स और टाइम, फोर्स y एक्सिस में, t हमारा x एक्सिस में दे रखा है, तो फोर्स इंटू t जब भी दे रखा हो तो एरिया अंडर द कर्व चेंज इन मोमेंटम से निकालते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of the impulse imparted by the wall on the ball will be, फिर से पूछा, impulse means change in momentum। तो आपको सिंपल सी बात है, जब भी बॉल ऐसे टकराएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो मैंने आपको बताया था वी शुड गो फॉर द कंपोनेंट। कंपोनेंट करेंगे हम, तो हमें कंपोनेंट जो भी करने हैं वो ऐसे करने हैं जो कि वॉल से परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर वाला जो होगा वही चेंज होगा मोमेंटम, और मतलब वॉल के अलोंग वाली जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं करेगी मोमेंटम को। रफ स्मूथ सरफेस है इसलिए।
और परपेंडिकुलर वाली वह होगी वही मोमेंटम चेंज करेगी, दैट विल बी 2mv cos थीटा। कितना आएगा? 2mv cos थीटा। सिंपल। चेन मोमेंटम कितना आएगा? 2mv cos थीटा। जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे बॉल वर्टिकल से ऊपर से छोड़ी गई थी, नीचे जाके ड्रॉप कर रही थी, तब वहां पे क्या था? मोमेंटम 2m इंटू वी था, क्योंकि वर्टिकली सीधे गिर रही थी। यहां पे किसी सर्टेन एंगल से गिर रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2mv cos थीटा। थीटा एंगल आपको कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा m इंटू वी, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो mv बचेगा। से क्या बचेगा? m इंटू वी। तो ये आ जाएगा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलून ऑफ मास इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ए से बैलून हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। सो हाउ मच मास शुड बी रिमूव? उस बैलून से कितना मास हम निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन है, उसी एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जाने लगे। कितना मास हम निकाल रहे हैं? तो ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक बैलून है हमारे पास, ठीक है, ये बैलून क्या है? नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो सराउंडिंग जो हमारा होगा वी कैन से एयर, वो हमें इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, लेट दिस इज एफ, और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ पुश करेगा, लेट दिस इज एम जी। तो हम लिखेंगे क्या? एम जी माइनस एफ बराबर एम ए। ये क्वेश्चन हो गई पहली। फिर हम इसमें से कुछ मास निकाल लिया। हमने क्या किया? कुछ मास इसमें से निकाल लिया। अब इसका मास हो गया m माइनस एम डैश। हमने m डैश मास निकाल लिया। अब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगा, mg लग रहा है, अभी भी m माइनस एम डैश g नीचे लग रहा है, और जो F फोर्स है वो कहां लग रहा है? ऊपर की। देखो हमेशा अपोजिट लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स है ये, एयर क्या रेजिस्टेंस है उसकी वजह से फोर्स है, अब वो नीचे लगने लगेगा। एक सेकेंड, नहीं ऊपर ही लगेगा, अभी ऊपर लगेगा, सॉरी, यहां पे ऊपर लगा दो, तो कितना हो जाएगा? F ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? रिलेशन आप कर लो, ये रिलेशन कितना आएगा? आप कर लो F माइनस एम डैश इंटू जी बराबर m माइनस एम डैश इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपके पास आ जाएगा वी कैन से एफ कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आपका f कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से m डैश की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? m डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई a प्लस जी। करके देखना, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना, mg माइनस f बराबर ma और f माइनस एम डैश g बराबर m माइनस एम डैश इंटू a, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, दैट विल बी 2ma डिवाइडेड बाई a प्लस जी, 2ma डिवाइडेड बाई a प्लस जी, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p। p से हमारा 3 ब्लॉक इस तरीके से पास कर रहे हैं, निकल रहे हैं उससे। तो m1 लग रहा है नीचे, m2 m3 जो है ये हमारे एक टेबल पे रखे गए हैं। m1 hangs freely, m2 and m3 are on a rough horizontal table, coefficient of friction हमें यहाँ पे म्यू दे रखा है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस, निगलेक्ट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। m1 का कितना एक्सेलरेशन होगा पूछा गया है, कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे m1g नीचे लगा दो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आएगा तो गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर लग रहा है टेंशन, ठीक, तो m1g माइनस टी बराबर m1a। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, m1 m2 m3 तीनों सेम है दे रखे हैं, दोनों तीनों सेम दे रखे हैं। अब मैं बात करूं m2 की, तो m2 को यहां लग रहा है टेंशन T, यहां पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, और ये A एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है। अगर मैं बात करूं m3 की, सिमिलरली m3 में एक टेंशन यहां लग रहा है, लेट दिस टेंशन इज T1। यहां पे बीच में जो टेंशन लगेगा वो अलग होगा, T1 फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, और ये भी A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो इक्वेशन आप लिखेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो इक्वेशन लिखेंगे T माइनस F बराबर ma, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे T1। अच्छा एक चीज हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, T1 एक्चुअली यहाँ पे पीछे भी लगेगा, ये हम भूल गए, क्योंकि जो बीच में जो रस्सी है ये वाली, ये जो रस्सी है इन दो ब्लॉक के बीच में, ठीक है, ये टेंशन ऐसे लगाएगी T1, और आगे जो रस्सी है वो T लगाएगी। तो जो बीच में बक्सा है M2 वाला, उसमें T आगे लग रहा है, T1 पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा है।
क्लियर। और थर्ड वाला जो ब्लॉक है सबसे लास्ट वाला, उस पर T1 आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और आगे भागेगा ये। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, T माइनस T1 माइनस फ्रिक्शन बराबर ma। सिमिलरली T1 माइनस फ्रिक्शन बराबर ma। ये हमारी तीसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और सबसे ऊपर वाली ये पहली इक्वेशन। ये आप तीनों सॉल्व कर लें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है ए, पूछा गया है ए, पूछा गया ए, ठीक है, ए पूछा गया आपसे। तो आप इन तीनों को सॉल्व करें, आपका ए वैल्यू आ जाएगा। जब कैसे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो तो जिससे T1 कैंसिल हो जाएगा, ये T1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा T माइनस 2F बराबर 2ma। ठीक है, ये आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। फिर देखो ऊपर यहां से T जो है आप इसमें पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में जब इसमें पुट करेंगे तो आपका A आ जाएगा। फिर M तो तीनों के लिए सेम है, इज इट क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका रिलेशन आंसर कुछ ये वाला आएगा, G दैट इज 1 माइनस 2μ/3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो ओरल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सी गलत है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ऑफ कोर्स F बराबर म्यू इंटू एन, F बराबर म्यू इंटू एन, यही तो हमने पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यस सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में अभी मैंने आपको नहीं डिस्कस किया है, वो आगे रोटेशनल मोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही है। लास्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि देखो वो तो डायमेंशन लेस होता है, म्यू तो डायमेंशन लेस होता है, F/n म्यू जो है डायमेंशन लेस होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक A ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of table, ठीक है, and from its other end another block of mass m2 is suspended। जब भी क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा क्वेश्चन बोलते हैं, नीट में क्वेश्चन हमेशा बड़ा सा आएगा, फिगर ज्यादातर में नहीं बना के देंगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, ध्यान से पढ़िएगा, और जो लैंग्वेज दे रखी है उसके हिसाब से डायग्राम बनाएगा। आपने देखा मैंने सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं सब में डायग्राम बनाने की कोशिश की है, डायग्राम से क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाता है। तो अब ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक है वो रेस्ट पे है बोला गया। फिर क्या बोल रहा है, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट, एक लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट, इससे कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग। फिर बोला गया है कनेक्टेड टू स्ट्रिंग टू इट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ द टेबल, यहाँ पे एक पुली है जो कि इससे पास कर रही है, यहाँ पे नीचे एक बक्सा टंगा हुआ है। ये बोला गया ब्लॉक बी ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड, टंगा हुआ है ये, इसका मास क्या है m2, इसका मास क्या है m1। फिर क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू के। व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन द स्ट्रिंग इज, जब वो स्लाइड करेगा तो टेंशन कितना आएगा, मतलब अगर ये भाग रहा है सपोज ए एक्सेलरेशन से, तो इसमें टेंशन जो आएगा वो कितना आएगा, ये टेंशन आएगा टी इधर, इधर टेंशन आएगा टी इधर। ठीक है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ए जो है इस पे लग रहा है टेंशन इधर, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये इधर भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से। सिमिलर ये m1 के लिए है, m2 पे देखें m2g नीचे लग रहा है और टेंशन लग रहा है ऊपर, और ये नीचे भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन आप बना लोगे इजिली, यस। इक्वेशन क्या बनोगे, पहले लिखोगे टी माइनस म्यू m1g बराबर m1a, ये आ जाएगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दैट इज m2g माइनस टी बराबर m2a, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको टेंशन निकालना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका ए आ जाएगा, दोनों को एडअप कर दो, दोनों इक्वेशन को एडअप करोगे तो आपका टी कैंसिल हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एडअप करोगे तो ये टी चला जाएगा, तो यहां से ए आ जाएगा, और वो ए आप फिर इस इक्वेशन पे रख दें किसी भी एक इक्वेशन में, तो वहां से टी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेथड बड़ा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो थोड़ा सा लेंथी होते हैं, ठीक है, पर लेंगे, लेकिन इजी होता है, कंसेप्ट इजी होता है उसमें, तो छोड़ के मत आइएगा, अटेम्प्ट जरूर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्लैंक with a box on it at one end is gradually raised about the other end as, मतलब क्या कह रहा है, प्लैंक को ऐसे धीमे धीमे उठाया जा रहा है, ऐसे करके ऊपर उठाया जा रहा है। तो एज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री, जब 30 डिग्री एंगल पहुंच जाता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पहुंच जाती है, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप, वो स्लिप करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा भी एंगल ऊपर बढ़ाओगे इससे तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा नीचे। सो एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वो नीचे घिसक आता है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, आपको पता है, क्लियर है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। अगर आपने एक चीज पकड़ ली तो दूसरे सारे ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्यों ना स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल दिया जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का बहुत ईजी तरीका है, दैट इज आपका नीचे लग रहा है, देखो ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, हम देखें तो ये इधर लग रहा है ऑफ कोर्स mg sin थीटा नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, दैट इज म्यू mg cos थीटा। तो हम क्या करें, यहां पे mg sin थीटा बराबर म्यू स्टैटिक mg cos थीटा बराबर कर दें, ठीक है। mg sin थीटा बराबर म्यू एस mg cos थीटा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू एस बराबर टेन थीटा। क्या आ जाएगा, म्यू एस बराबर टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको सॉल्व करें तो आपका लगभग आ जाएगा 0.6। तो 0.6 क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम होगा। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सबसे, आपसे क्या बोला है, स्टैटिक पहले है काइनेटिक बाद में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा है भाई, 0.6। दो ऑप्शन दे रखे हैं सी एंड डी, पर लेकिन काइनेटिक 0.6 दे रखा है, तो काइनेटिक 0.6 तो हो ही नहीं सकता, उससे कम ही होगा। तो दैट इज फोर्थ ऑप्शन, 0.6 एंड 0.5। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको जो डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट हैं फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज पहले आप लेक्चर जरूर जाके देखें, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का, उसमें से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं वर्क एनर्जी पावर का बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जो नीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो जरूर 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 देखें, ठीक है। ओके, बाय बाय।